एक गांव में कौशल्या नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। कौशल्या की एक छोटी बेटी थी जिसका पेट पालने के लिए वो दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी। वो अपनी बेटी मनी को घर पर ही छोड़कर जाया करती थी। वो पूरा दिन घर के बाहर ही मिट्टी में खेलती रहती थी। एक दिन मनी को बुखार आ गया। जब कौशल्या काम पर जाने के लिए निकल रही थी तब वो मनी को प्यार करने के लिए उसके पास जाती है। वो देखती है कि मनी का बदन जल रहा है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? लेकिन काम पर तो जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें दवाई देकर काम पर चली जाती हूँ। माँ, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है, आज आप मत जाओ ना। मनी की बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है, ठीक है बेटी, मैं एक बार कॉल करके मालकिन से पूछ लेती हूँ। कौशल्या मालकिन को फोन करती है। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, तुम्हें तो बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कौशल्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो तुम मना कर दो, लेकिन रोज रोज के ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और अगर नहीं करना है तो भी आ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कौशल्या अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे दवाई खिलाकर बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कौशल्या जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है, क्या सच में तेरी बेटी की तबीयत खराब है या तेरा छुट्टी करने का मन था? मालकिन, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी, आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कौशल्या, आज तुझे किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी कृतिका को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मालकिन, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरी बेटी की क्या हालत हो रही होगी। बस बस ठीक है, अब रोना बंद करो और बर्तन धोना शुरू करो। कौशल्या आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लेकर काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन अपनी बेटी को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। मनी और कृतिका दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब मनी की माँ जब लोगों के घरों में काम करने जाती तो मनी को बहुत बुरा लगता था, इसलिए मनी पढ़ाई के साथ साथ एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी। एक दिन कौशल्या की मालकिन की बेटी कृतिका अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आई और उसने मनी को पहचान लिया। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी मैडम, मैं यही काम करती हूँ, आपने मुझे यही देखा होगा। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटीज मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी, कैसे? अरे तो मेरी काम वाली की बेटी ही तो है, जिनको बरसों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ बहुत मेहनती है, सारा काम बहुत अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श ऐसे चमकाती है जैसे कि आईना चमकता हो। चल कोई नहीं, अब तो वेटर बन गई है, लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई काम चाहिए होगा तो मुझसे कहना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। आखिर तो मेरी नौकरानी की बेटी जो है। कृतिका अपने सभी दोस्तों के सामने मनी का बहुत मजाक बनाती है, लेकिन मनी खामोश रहती है और मन ही मन सोचती है, आखिर कृतिका ने गलत क्या बोला, सही ही तो बोला है। नौकरानी की बेटी को कोई भी नौकरानी की बेटी ही तो कहेगा। मनी ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करती रहती है। दूसरी तरफ कृतिका रोज रोज पार्टी करती है, ड्रिंक करती है और पढ़ती नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बातें करने लगी। कौशल्या भी वही काम कर रही थी। बेटी कृतिका, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देती हो? ओह मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रही हूँ। ऐसे कैसे स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे गंदे गुण आ गए हैं। मम्मा,
यू नो ना, हम रिच लोग हैं और ये सब तो अमीर लोगों के शौक होते हैं। आप इनको गंदा मत कहो प्लीज। कृतिका, भूलो मत, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी से तो इतनी तमीज से बात नहीं करती। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगी, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। वो देख हमारी काम वाली की बेटी को, खुद काम करती है और पढ़ती भी है और अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखती है। ओ मम्मा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं किसी काम वाले की बेटी नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो और मुझे पैसे दे दो। कृतिका अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे ले ही लेती है और दूसरी तरफ मनी और कड़ी मेहनत करने लगी। नतीजा ये निकला कि मनी ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। मनी ने अपना एक अच्छा घर भी बनवा लिया और माँ के लिए घर में नौकर रख लिए और दूसरी तरफ कृतिका ने कोई बिजनेस नहीं खोला। कृतिका, तू तो बिजनेस खोलने वाली थी ना, कहाँ है तेरा बिजनेस? मुझे तूने आज तक कुछ भी नहीं दिखाया। माँ, मुझे और पैसों की जरूरत है। मैं तुझे पहले से ही 50 लाख रुपए दे चुकी हूँ। माँ, बहुत जरूरी है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले के इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी खराब हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अपने घर पर लोन ले लेते हैं। कृतिका की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन ले लेती है और सारे पैसे कृतिका को दे देती है। कुछ दिन बाद कृतिका की माँ को पता चलता है कि कृतिका तो जुआ खेलती है, उसने सब कुछ जुए में बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ मनी की अपनी एक कंपनी है जो कि बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। कृतिका की माँ को ये सब देखकर पुराने दिन याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक दिन कौशल्या अपनी बेटी मनी के साथ अपनी मालकिन के घर आती है। मालकिन, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। मेरी बेटी ने तो मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मालकिन, मेरा तो ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड ना कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कौशल्या इतना कहकर अपनी बेटी के साथ कार में वापस चली जाती है और कृतिका और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं।
ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी।
इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूं, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।